जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है लेक्चर नंबर 9 में। और ये जो लेक्चर होने वाला है गॉसेस सीडल इटरेटिव मेथड पर बेस्ड होने वाला है। ठीक है, क्या है आज का जो लेक्चर, आज का जो मेथड है वो है गॉसेस सीडल इटरेटिव मेथड। इससे पहले आपको जो मैंने पढ़ाया था जैकोबीज इटरेटिव मेथड पढ़ाया था। ठीक है, और उसी प्रकार से ये भी कुछ वैसा ही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है आज का जो लेक्चर, गॉसेस सीडल इटरेटिव मेथड। ये क्या होता है इसके बारे में समझेंगे और समय बचा तो इस पर बेस्ड एक एग्जाम्पल भी करेंगे, नहीं तो फिर लेक्चर नंबर 10 में उसको करेंगे। तो देखिए गॉसेस सीडल इटरेटिव मेथड को समझने के लिए हम लोग को 3 इक्वेशन लेना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि 3 इक्वेशन लेना पड़ेगा, आप n इक्वेशंस ले सकते हैं और n वेरिएबल्स का ले सकते हैं। n इक्वेशंस फॉर n वेरिएबल ले सकते हैं, उसके लिए भी आप सॉल्व कर सकते हैं लेकिन वो बहुत लंबा हो जाएगा। इसी वजह से हम लोग जो है कि 3 इक्वेशंस और 3 वेरिएबल पर बेस्ड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को ले रहे हैं। तो लेट अस कंसीडर ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस a1x plus b1y plus c1z equal to d1 इक्वेशन नंबर 1, a2x plus b2y plus c2z equal to d2 इक्वेशन नंबर 2, a3x plus b3y plus c3z equal to d3 इक्वेशन नंबर 3। तो सबसे पहली बात यह है कि ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है ना, जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगा आपका a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ये डायगोनली डोमिनेंट होना चाहिए। यानी कि a1 जो लीडिंग डायगोनल में जो एलिमेंट्स होगा वो रिमेनिंग एलिमेंट्स जो होंगे रो के ईच रो में उनके जो है कि मॉडुलस यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू के सम से बड़ा होना चाहिए। यानी कि a1 बड़ा होना चाहिए b1 प्लस c1 के मॉडुलस से, या फिर इक्वल भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। b2 भी a2 और c2 से बड़ा होना चाहिए है ना, उसके मॉडुलस के सम से, या फिर इक्वल भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। c3 भी अगर मान लीजिए a3 और b3 के मॉडुलस के सम के बराबर होगा या फिर उससे बड़ा होगा c3, तभी जा करके हम लोग जो है कि डायगोनली डोमिनेंट कहते हैं। मतलब ये 3 चीज़ों को फॉलो करना चाहिए तभी जा करके हम लोग कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो कि a1 b1 c1 और a2 b2 c2 और a3 b3 c3 बनेगा वो मेरा डायगोनली डोमिनेंट मैट्रिक्स बनेगा। आइए आगे, नाउ सॉल्विंग दीज इक्वेशंस फॉर वैल्यूज ऑफ x y एंड z। तो ये सब तीनों इक्वेशन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे है ना। हम लोग का मेन मकसद क्या है, x y z को फाइंड करने का। तो वी हैव, देखिए सबसे पहली बात जो देखिए ये a1x जो है कि डायगोनली डोमिनेंट है ना, मतलब a1 मेरा डायगोनली डोमिनेंट एलिमेंट है। तो क्या करेंगे इसमें जो x है, मतलब x का जो कोफिशिएंट है a1, तो x को निकालना है यहाँ पर, मतलब जो डायगोनली डोमिनेंट है एलिमेंट उसी को निकालना पड़ता है। यहाँ पर x निकालेंगे, यहाँ पर y निकालेंगे, यहाँ पर z निकालेंगे। तो यहाँ पर x निकालने के लिए x रखेंगे और उधर आपका d1 है ऑलरेडी, d1 रखने देंगे, माइनस b1y ले जाएंगे, माइनस c1z ले जाएंगे और ये a1 इंटू में है तो डिवाइड में चला जाएगा। ठीक इसी प्रकार से y के लिए भी करेंगे, d2 ऑलरेडी है, माइनस a2x ले जाएंगे, इधर से a2x ले जाएंगे, c2z है इधर तो उधर जाएगा तो माइनस c2z हो जाएगा और ये b2 इंटू में डिवाइड में चला जाएगा। फिर z के लिए, ये z के लिए d3 ऑलरेडी है, फिर यहाँ से माइनस a3x जाएगा, माइनस b3y जाएगा और देखिए जेड निकाल रहे हैं ना, तो d3 ऑलरेडी है, माइनस a3x जाएगा, माइनस b3y जाएगा, c3 यहाँ पर इंटू में डिवाइड में चला जाएगा। समझ गए, ये हमारा x y z का वैल्यू इस प्रकार से हम लोग निकालेंगे। इसको यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 3 था, ये क्वेश्चन नंबर 4 5 6 ये हो गया। अब देखिए हम लोग x y और z का वैल्यू कैसे निकालते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये कुछ उसी प्रकार से है गॉस इटरेटिव मेथड जो जैकोबीज इटरेटिव मेथड जो इससे पहले मैंने बताया था, उसी प्रकार से थोड़ा सा उसी टाइप से, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए वहाँ पर आपको याद होगा कि आरएचएस में हम लोग जो है कि एक्स वाई और जेड का वैल्यू 0 पुट करते थे, लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं होगा। देखिए क्या होगा, देखिए नाउ फॉर फर्स्ट इटरेशन में हम लोग y का मान 0 पुट करेंगे और x का मान z का मान 0 पुट करेंगे। देखिए यहाँ से हम लोग x1 निकालेंगे। सबसे पहली बात कैसे निकालेंगे, y और z का मान, देखिए y का मान 0 और z का मान 0 पुट करेंगे तो हम लोग को x1 मिलेगा, ये मिलेगा x1 है ना, x1 मिल जाएगा। समझ गए। और इसके बाद फिर दूसरे स्टेप में हम लोग y1 चाहिए। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम लोग x1 ले आए हुए थे, यहाँ पर हम लोग x1 ले आए हुए थे, ठीक है ना। तो अब फिर से x की जगह पर x1 पुट करेंगे और z की जगह पर 0 पुट करेंगे। देखिए y निकालने के लिए x की जगह पर x1 पुट करेंगे और z की जगह पर क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा क्या निकल जाएगा, y1 निकल जाएगा, ये y1 निकल जाएगा। लेकिन आपको याद है जैकोबीज इटरेटिव मेथड में क्या करते थे,
जैकोबिस इटरेटिव मेथड में हम लोग करते थे ये कि y का मान 0, z का मान 0, x1 निकलता था, फिर x का मान भी 0 और z का मान भी 0 और y1 निकलता था। लेकिन यहाँ पर देखिए थोड़ा सा डिफरेंस हो गया, थोड़ा सा यहीं पर अंतर हुआ। y का मान 0, z का मान 0 पुट करेंगे, यहाँ तक समझ में आ गया। यही चीज जो यहाँ पर कर रहे हैं वही सेम जैकोबिस में भी कर रहे थे, y का मान 0 पुट कर रहे थे और z का मान 0, तो हम लोग x1 निकल रहा था। और नेक्स्ट स्टेप में हम लोग y निकालने के लिए, y1 निकालने के लिए फिर से x का मान 0 और z का मान 0 पुट करते थे। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, x का जो x1 जो लेटेस्ट वैल्यू आया, x का जो x1 ये यहाँ पर से y का मान 0, z का मान 0 पुट करने से x1 निकला है ना, कुछ ना कुछ d1/a1 वैल्यू निकलेगा है ना, कुछ ना कुछ लेटेस्ट मान आएगा। तो यही लेटेस्ट मान को यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे, यही लेटेस्ट वैल्यू को हम लोग x में पुट करेंगे, x के जगह पर x1 पुट कर देंगे और z के जगह पर अभी भी 0 ही पुट करेंगे, क्योंकि z का तो कोई लेटेस्ट मान या लेटेस्ट वैल्यू नहीं आया है। तो y1 बराबर क्या हो जाएगा, तो फिर y1 बराबर, तो फिर यहाँ पर हम x का मान क्या पुट करेंगे, x1, और z का मान 0 पुट करेंगे, उससे हम लोग को y1 मिल जाएगा। ठीक है, अब z निकालने के लिए हम लोग को x चाहिए और y चाहिए। तो x का मान अभी x1 आया हुआ है तो x का मान x1 पुट कर देंगे, और y का मान अभी हम लोग y1 आया हुआ है तो यहाँ पर y1 पुट कर देंगे। तो वही लिखा हूँ मैं, एंड पुटिंग x बराबर x1 और y बराबर y1 फॉर z1। तो z1 के लिए हम लोग पुट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लेटेस्ट वैल्यू को तवज्जो दिया जा रहा है, लेटेस्ट वैल्यूज को। तो एक एक करके लेटेस्ट वैल्यूज को पुट करते जाएंगे। तो नाउ फॉर सेकंड इटरेशन, ये तो हो गया x बराबर x1, y बराबर y1, z बराबर x1 z1 और y1 यहाँ पर आ गया। फर्स्ट इटरेशन में मेरा x1 y1 और z1 का मान आ गया। अब हम लोग को निकालना है सेकंड इटरेशन। नाउ फॉर सेकंड इटरेशन पुटिंग, सेकंड इटरेशन में सबसे पहले तो x2 निकालेंगे, फिर y2 निकालेंगे, फिर z2 निकालेंगे। तो देखिए x2 निकालने के लिए तो हम लोग y के जगह पर अभी y1 आया हुआ है, तो y के जगह पर y1 और z के जगह पर z1 पुट कर देंगे। तो हम लोग क्या निकल आएगा, x2 निकल आएगा। क्या निकल आएगा, x2 निकल आएगा, समझ रहे ना। तो यहाँ पर y के जगह पर y1 पुट कर देंगे, z के जगह पर z1 पुट कर देंगे, तो x2 निकल आएगा। अब देखिए, अब हम लोग को नेक्स्ट स्टेप में y2 चाहिए। y2 के लिए अभी जो हमारा x2 आया है उसी को पुट करेंगे। x के जगह पर देखिए x2 पुट करेंगे, और z के जगह पर अभी नया कोई वैल्यू नहीं आया है, वही जो z का वैल्यू z1 था, तो z का वैल्यू z1 पुट करेंगे कहाँ पर, y निकालने के लिए। z में z1 और x में अभी x2 आया है तो x2 पुट कर देंगे। ये हुआ। अब z3 अब फिर से z2 निकालने के लिए सेकंड इटरेशन के लिए, तो z2 निकालने के लिए फिर हमको x1 नहीं, इस बार x2 पुट करेंगे, क्योंकि x का मान x2 आ चुका है और y का मान फिर y2 भी आ चुका है, इससे पहले वाले स्टेप में है ना, y का मान y2। तो यहाँ पर y का मान y2 पुट कर देंगे और x का मान x2 पुट कर देंगे, तो z आ जाएगा, z2 आ जाएगा। तो यहाँ पर z2 आ गया। तो पुटिंग x बराबर x2 और y बराबर y2 फॉर z2, है ना। ये हो गया। दज सेकेंड अप्रोक्सीमेशन इज x2 y2 और z2। ये सेकेंड अप्रोक्सीमेशन हो गया या फिर सेकेंड अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशंस हो गया। इन दिस सिमिलर वे, इसी कड़ी में, है ना, वी कैन रिपीट, इसी चीज को रिपीट करेंगे। कब तक करेंगे उस चीज को लिख लेते हैं, है ना, मतलब ये करते रहेंगे, है ना। और मैं क्वेश्चन लूंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए मैं इसको इरेज करूंगा आगे लिखने के लिए। पहले आप इतना उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मैं इरेज कर रहा हूँ। देखिए आगे का इसके नीचे वाला जो है कि मैं लिख रहा हूं, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं। इन दी सिमिलर वे वी कैन रिपीट द प्रोसेस, अंटिल मतलब जब तक, दी रिक्वायर सॉल्यूशंस, मतलब हम लोग को जब तक रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस नहीं मिल जाता है तब तक इस प्रोसेस को हम लोग करेंगे, जब तक, है ना। द प्रोसेस अंटिल द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, जब तक हमारा सॉल्यूशन नहीं आया है तब तक ये प्रोसेस करते रहेंगे, है ना। समझ गए। तो यही बात है। अब आगे एक क्वेश्चन लूंगा गॉस सीडल मेथड से, इसी टॉपिक से रिलेटेड, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आप इसको उतार लीजिए, है ना। अब मैं इसको इरेज कर दूंगा और फिर क्वेश्चन को लिखूंगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक एग्जाम्पल पर डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, अप्लाई गॉस सीडल इटरेटिव मेथड टू सॉल्व इक्वेशंस 20x + y - 2z = 17, और ये पूरा इक्वेशन दिया हुआ आप देख सकते हैं। तो आइए इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं बाई गॉस सीडल इटरेटिव मेथड, ठीक है, इस मेथड के द्वारा।
देखिए सॉल्यूशन, द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पहले लिख लीजिए, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को, और इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। हियर द कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज डायगोनली डोमिनेंट, इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो है कि डायगोनली डोमिनेंट है। आप देख सकते हैं 20 1 -2 3 20 और -1 2 -3 और 20, ये 20 देखिए डायगोनली इस रॉ में जो है कि सबसे बड़ा है ना, और डायगोनली एलिमेंट फिर यहाँ पर भी 20 है, इन दोनों के सम से बड़ा है, फिर यहाँ पर भी 20 है, इन दोनों के सम से बड़ा है, तो डायगोनली डोमिनेंट है, ठीक है ना। अब आगे देखिए, सबसे पहले डायगोनली डोमिनेंट चेक कर लीजिएगा। आगे नाउ सॉल्विंग दीज इक्वेशंस फॉर वैल्यू ऑफ x, y एंड z, तो हम लोग ये इक्वेशन टोटल 1 को, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 1 को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, क्यों? ताकि x, y, z का वैल्यू निकाला जा सके। तो अब x निकालेंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 17 प्लस में y है तो माइनस y हो जाएगा, माइनस में 2z है तो प्लस में 2z हो जाएगा, और 20 इंटू में तो डिवाइड में 20 हो जाएगा, ठीक है। अब y कैसे निकालेंगे, यहाँ पर y निकालेंगे अब, ठीक है। तो देखिए -18 ऑलरेडी है, ठीक है, माइनस प्लस 3x तो माइनस 3x हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस में z है तो प्लस में z हो जाएगा, और 20 में इंटू है, 20 इंटू में है ना, तो ये डिवाइड में आ जाएगा। ये इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 3। अब z निकालेंगे, z यहाँ से निकालेंगे तो 25 ऑलरेडी है, ठीक है, और प्लस 2x है तो माइनस 2x हो जाएगा, माइनस 3y है तो प्लस 3y हो जाएगा, और इंटू में 20 है तो डिवाइड में 20 चला जाएगा। तो ये इक्वेशन 2, 3 और 4 निकल आया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, x, y और z का मान निकालेंगे इन्हीं 3 इक्वेशन से, 2, 3 और 4 के मदद से। तो नाउ फॉर फर्स्ट इटरेशन पुट y का मान 0 एंड z का मान 0। तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट इटरेशन चाहिए, फर्स्ट इटरेशन के कारण फर्स्ट इटरेशन के लिए y का मान 0 और z का मान 0 पुट करेंगे, है ना, जिससे हमको क्या मिलेगा, x1 मिलेगा, x1 इन इक्वेशन 2। मतलब y के जगह पर 0 पुट करेंगे, z के जगह पर 0 पुट करेंगे, तो यहाँ से हम लोग x1 मतलब 17/20 कुछ वैल्यू मिलेगा, उसको x1 कह रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 से। ठीक उसी प्रकार से तो पुट x बराबर x1। अब चूंकि यहाँ से x1 का मान निकल चुका होगा, जब हम लोग ये y का मान 0 और z का मान 0 पुट करेंगे तो x1 हो जाएगा। तो फिर x1 का मान, x का मान x1 पुट करेंगे, और z का मान चूंकि अभी तक नया नहीं आया है तो z का मान अब भी 0 पुट करेंगे, ताकि हम लोग y1 निकाल सके। तो x का मान x1 पुट कर देंगे, मतलब 17/20 पुट कर देंगे, और z का मान 0 पुट कर देंगे, ठीक है। तो इससे y1 निकल आएगा, ठीक है, इन इक्वेशन 3 में। इसके बाद ठीक इसी मैनर में, सिमिलर मैनर में, अब x का मान x1 आ चुका है तो x का मान x1 पुट करेंगे, और y का मान यहाँ से हम लोग को y1 मिल चुका है तो y का मान y1 पुट करेंगे, यानी कि x के जगह पर x1 और y के जगह पर y1। x1 का वैल्यू आपका 17/20 हो जाएगा, और y1 का वैल्यू कुछ ना कुछ यहाँ से आएगा, उसको पुट कर देंगे। इसके बाद z1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, z1 आ जाएगा, समझ गए। तो इसी चीज़ को करना है। तो देखिए x का मान x1 पुट किया, y का मान y1 पुट किया फॉर z1 इन इक्वेशन नंबर 4, इसमें पुट कर देंगे। तो आइए इस चीज़ को करते हैं। चलिए सबसे पहले तो x1 निकालते हैं। x1 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/20 17 लिख लीजिए, माइनस y के जगह पर 0 और z के जगह पर 0, ठीक है, कर लिए। तो कितना आ गया 17/20, तो इसका मतलब 0.85 होता है। कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके लिख लीजिएगा। फिर देखिए यहाँ से y1 निकालेंगे, y1 के लिए 1/20, ठीक है, -18 -3x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू अभी भी आया है ना x1, तो x का वैल्यू x1 पुट कर देंगे। देखिए x1 क्या है 0.85 पुट कर दिए। अब प्लस z के जगह पर क्या हो जाएगा, अब भी 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको पूरा सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस, मतलब इन दोनों को पहले सॉल्व कीजिएगा फिर 20 से डिवाइड कीजिएगा तो -1.0275 आएगा, ठीक है। और वहाँ पर क्या हो रहा था, इटरेटिव मेथड में, जैकोबिज इटरेटिव मेथड में क्या हो रहा था कि हम लोग y1 निकालने के लिए भी हम लोग x का मान 0 और z का मान 0 ही पुट कर रहे थे, लेटेस्ट वैल्यू को नहीं पुट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर लेटेस्ट वैल्यू को x के जगह पर x1 पुट किए 0.85। यहाँ पर देखिए y1 के प्लेस पर y1 निकालने के लिए x की जगह पर x1 पुट कर रहे हैं, लेटेस्ट वैल्यू को पुट किए है ना, समझ रहे हैं ना, 0.85। और चूंकि z1 जो है कि कोई अभी लेटेस्ट वैल्यू अभी तक नहीं आया है, इसीलिए z का अभी 0 ही पुट कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। अब z1 निकालना है तो हम लोग को अभी भी x1 मिल चुका है और y1 मिल चुका है। तो x1 का वैल्यू 0.85 पुट कर दिया, देखिए x की जगह पर, और y के जगह पर y1 पुट किया, -1.0275 y1 पुट कर दिया। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो 1.011 आएगा। तो आप देख सकते हैं बाबू किस प्रकार से इस काम को किया हमने। अब नेक्स्ट स्टेप में इसी प्रकार से हम लोग चीज़ों को दोहराएंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में ये तो हमारा क्या निकल गया, x1 निकल गया, यहाँ से क्या निकल गया, x1 का वैल्यू कुछ निकला, क्या निकला है 0.85। इसको आप लिख लीजिए कहीं पर फटाक से। y1 का वैल्यू क्या निकला है, y1 का वैल्यू आपका -1.0275 निकल गया। और z का वैल्यू क्या निकल, z1 का वैल्यू क्या निकल गया, z1 का वैल्यू क्या निकल गया 1.2
1.011 ये निकल गया। तो पहले आप इस चीज़ को लिख लीजिए, इसके बाद फिर आगे हम लोग सेकेंड इटरेशन पर काम करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देख सकते बच्चों, इधर हम लोग रफ वर्क लिख के रख लिए हैं, जो x का हम लोग का मान आया था y का और z का 2, 3 और 4। तो देखिए हम लोग अभी तक जो है कि x1 निकाल चुके थे 0.85, 10 y1 भी निकाल चुके थे -1.0275 और z1 भी निकाल चुके थे। अब इसी के मदद से हम लोग निकालेंगे सेकेंड इटरेशन। तो नाउ फॉर सेकेंड इटरेशन पुट y का मान y1 पुट करेंगे जो कि हमारा आ चुका है नेगेटिव ऑफ -1.275 और z का मान z1 पुट करेंगे 1.011 है ना, फॉर x2 प्राप्त करने के लिए इन इक्वेशन 2 है ना, इन इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो भाई देयरफॉर x2 बराबर क्या हो जाएगा 1/20 17 माइनस y के जगह पर y1 पुट करेंगे, y1 क्या आया हुआ है -1.0275 प्लस 2 और z के जगह पर z1 पुट करेंगे जो कि 1.011 आया हुआ है। इसको पूरे इस चीज़ को सॉल्व करेंगे हम लोग कैलकुलेटर की मदद से, तो आंसर आएगा 1.0025। फिर देखिए अब हम लोग को x2 मिल चुका है, अब y2 निकालेंगे थर्ड इक्वेशन की मदद से। तो देखिए इसमें हम लोग को क्या पुट करना पड़ेगा x का मान, तो x का मान अभी देखिए अभी लेटेस्ट मान क्या आया है x2 आया है, तो पुट करेंगे x के जगह पर x2 और z के जगह पर, देखिए z के जगह पर इक्वेशन नंबर 3 में तो z का भी कोई लेटेस्ट मान नहीं आया हुआ है, तो z का वैल्यू z1 ही अभी भी है, तो z का वैल्यू इसीलिए z1 अभी भी पुट करेंगे फॉर y2 प्राप्त करने के लिए इन इक्वेशन 3 में। तो देखिए y2 बराबर 1/20 -18 -3 x के जगह पर क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा लेटेस्ट मान, लेटेस्ट वैल्यू x2 क्या आया हुआ है 1.025 आया हुआ रख देंगे। अब प्लस z के जगह पर क्या पुट करेंगे z1 का वैल्यू क्या आया हुआ है 1.011। इसको पूरे को सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर की मदद से बाय द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, तो हम लोग का आंसर आएगा नेगेटिव ऑफ 0.977। पुट x का मान अब हम लोग को निकालना है z2 इक्वेशन नंबर 4 से। तो z2 के लिए हमको क्या चाहिए x और y, तो x का वैल्यू अभी हम लोग x2 लाए हैं और y का वैल्यू अभी हम लोग y2 लाए हैं। तो पुट x बराबर x2 और y बराबर y2 फॉर z2 इन इक्वेशन 4। तो देखिए देयरफॉर z2 बराबर 1/20 25 -2 x का वैल्यू क्या पुट करेंगे x2 क्या आया है x2 जरा देखिए तो 1.0025 प्लस 3 इंटू y का वैल्यू y2 पुट करेंगे, अभी y2 का वैल्यू नेगेटिव ऑफ 0.77 आया है, उसको पुट कर देंगे बाय द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। इसको पूरे को सॉल्व करेंगे और हमारा आ जाएगा 1.0032। तो हम लोग देख सकते हैं कि x2 का वैल्यू 1.0025 आ गया है, y2 का वैल्यू नेगेटिव ऑफ 0.977 आ चुका है और z2 का वैल्यू 1.0032 आ चुका है। अब हम लोग थर्ड इटरेशन करेंगे। तो नाउ फॉर थर्ड इटरेशन, अब थर्ड इटरेशन के लिए फिर हम लोग यहाँ पर x3 निकालेंगे थर्ड इटरेशन में। तो हम लोग को याद रखिए x2 y2 और z2 निकल चुका है, तो यहाँ पर y के जगह पर y2 पुट करेंगे और z के जगह पर z2 पुट करेंगे तो x3 निकल आएगा। तो देखिए वही चीज़ लिखा हूँ मैं, नाउ फॉर थर्ड इटरेशन y के जगह पर y2 पुट करेंगे, z के जगह पर z2 पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 2 में। तो देखिए क्या मिलेगा x3 मिलेगा, x3 कैसे होगा तो 1/20 1/20 और इधर 17 माइनस y के जगह पर y2 पुट करेंगे तो y2 का वैल्यू क्या है नेगेटिव ऑफ 0.977 प्लस 2 इंटू z का वैल्यू z2 का वैल्यू क्या है तो 1.0032। इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो 0.9992 आएगा, मतलब 3 बार 9 फिर 2 आएगा। अब चलिए फिर y3 निकालेंगे। तो चलिए उस लैंग्वेज को लिख लेंगे, पहले इतना आप उतार लीजिए। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए हम लोग यहाँ तक जो है कि इससे पहले कर चुके थे यहाँ तक, है ना, और ये मैंने कुछ डेटा को लिख लिया है रफ वर्क में। देखिए हम लोग x3 तक आ चुके थे, अब हम लोग को चाहिए y3, ठीक है। तो पुट x बराबर x3, तो देखिए यहाँ पर x का मान x3 पुट करेंगे क्योंकि हम लोग का x3 आ चुका है, ठीक है ना, लेटेस्ट मान को, और z का अभी भी कोई भी z3 वैल्यू नहीं आया है, यानी कि z2 ही आया है अभी तक, जो है पुराना वाला वैल्यू ही है। तो z का मान z2 पुट करेंगे फॉर y3, यहाँ से y3 निकालेंगे इक्वेशन नंबर 3 से। तो देख सकते हैं y3 बराबर 1/20 -18 -3 x का वैल्यू x3 का वैल्यू क्या है 0.992 अब प्लस z के जगह पर z2 का वैल्यू क्या है बाबू, देखिए यहाँ पर लिख के रखा हूँ 1.0032। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो नेगेटिव ऑफ 1.002 आएगा। अब देखिए यहाँ तक तो हो गया, अब हम लोग को चाहिए z3 इक्वेशन नंबर 4 से। तो x का मान अब x3 पुट करेंगे, आ चुका है x का मान x3 नीचे में,
और y का मान अभी अभी लाया y3 नेगेटिव ऑफ 0.002 यानी कि y3 है ना। और फॉर Z3 के लिए इन इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे। तो देखिए Z3 बराबर देयरफॉर Z3 बराबर 1/20 25 फिर 25 माइनस 2 x की जगह पर x3 क्या है बाबू, x3 क्या है 0.992 प्लस 3 इंटू वाई के जगह पर y3 क्या है y3 हाँ ये आया हुआ है -1.0002। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1.0032 आएगा। तो दज x3 बराबर 0.992 y3 बराबर नेगेटिव ऑफ 1.0002 और Z3 बराबर 1.0032। ठीक है, इसके बाद एक लाइन लिखेंगे और ये इसको क्लोज करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग का लगभग जितना मान लाना था, देखिए हम लोग को यहाँ इससे इटरेटिव मेथड से याद रखिए कभी भी हम लोग को एग्जैक्ट मान नहीं मिलता है। मतलब ये कि आप अगर इन वैल्यूज़ को आप इक्वेशन में गिवन जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया हुआ था उसमें अगर इन वैल्यूज़ को x के जगह पर x3, y के जगह पर y3 और z के जगह पर z3 या फिर x की जगह पर x1 या x2 या y की जगह पर y1 या y2 या z की जगह पर z1 या z2 ये सब वैल्यूज़ को पुट कीजिएगा तो आपका जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट सेटिस्फाइड करेगा ये जरूरी नहीं है, अप्रॉक्स में सेटिस्फाइड करेगा। समझ रहे ना, इसी वजह से क्योंकि ये हमेशा अप्रॉक्स आंसर ही देता है। ठीक है, आइए एक लाइन और लिख लेते हैं, इसके बाद ये पूरा कंप्लीट होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सिंस द वैल्यू ऑफ सेकेंड है ना एंड थर्ड इटरेशन since the value of second and third iteration are practically same hence the required solutions is। ठीक है, सॉल्यूशंस इज कहने लिखने का मतलब क्या है, आप बोलेंगे कि आर लिखिए क्योंकि तीन वैल्यू आ रहा है x3, y3 और z3। हम बोलेंगे ये तीनों वैल्यू मिल करके एक ही सॉल्यूशन बन रहा है क्योंकि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को तीनों इक्वेशन जो दिया हुआ था उसको हम लोग इक्वेशन 1 माने थे, याद कीजिए। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसको हम लोग एक ही सिंगल ट्रीट कर रहे हैं, इसीलिए ईज लिख रहे हैं, इसी वजह से आर नहीं लिख रहे हैं। ठीक ना, तो ईज x बराबर मैं लिख लेता हूँ फिर समझाता हूँ, y बराबर -1 और z बराबर 1। अब समझिएगा बात को, ये कैसे आया। देखिए x3 का मान आपका क्या आया है 0.992 और x2 का वैल्यू 1.0025। ठीक है, तो वहाँ पर भी 1 है और आप जानते हैं कि 0 0 है फिर 2 है तो इसका कोई वैल्यू नहीं हो रहा है, समझ रहे, कुछ मतलब नहीं निकल रहा है। ठीक ना, अगर 5 रहता है यहाँ पर है ना या फिर यहाँ पर भी रहता तो उसका कुछ मतलब निकलता है। तो पॉइंट के बाद 2 डेसिमल के बाद अगर 2 संख्या 0 है तो फिर उसका कोई औचित्य नहीं निकलता, इसीलिए 1 ही उसको ट्रीट किया जाता है। और x3 भी देखिए 0.99 है तो 99 है, इसी वजह से ये 1 हो जाएगा। और देखिए y2 देखिए 0.977 है तो इसका मतलब भी होता है -1 क्योंकि 9 है तो उसका मतलब -1 ही होगा, समझ रहे ना, क्योंकि 0.9 है ना, समझ रहे ना, तो 1 ही ट्रीट होगा। और y3 का मान आपका -1.000002 आया हुआ है तो इसको भी हम लोग -1 ही कंसीडर कर सकते हैं अप्रॉक्स में, है ना। और Z2 का प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं ना, Z2 का मान 1.0032 है तो इसको हम लोग 1 ही ट्रीट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर भी देखिए Z3 भी वही आया हुआ है। ठीक है, एक मिनट मैं चेक कर लूँ कि वही आया है, हाँ Z3 भी किस्मत से जो है कि 1.0032 ही आया है तो इसको अप्रॉक्सली 1 ही लिख सकते हैं। ठीक ना, तो सिंस द वैल्यू ऑफ सेकेंड एंड थर्ड इटरेशन आर प्रैक्टिकली सेम हेंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज x बराबर 1, y बराबर -1 एंड z बराबर 1। ये आपका हुआ आंसर। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको पूरा जो है कि क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है ना, समझ रहे हैं, इसी प्रकार से सेम प्रोसीजर से आपको समझना है कि कब आप चीज़ों को राउंड ऑफ करेंगे, कब आंसर्स को राउंड ऑफ करेंगे, इटरेशन को कब आप रोकिएगा। तो ये तो आप समझ ही गए होंगे एक ही क्वेश्चन से। और भी आगे आप कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, अगर नहीं बनेगा तो फिर आप हमको कॉल कीजिए, मैं आपको जो है कि क्वेश्चन का जो आपको प्रॉब्लम होगा मैं उसको आपको भेज दूंगा। ठीक है ना, और एक बात होमवर्क लेते हुए जाइए, अभी कोई क्लास को ऑफ नहीं करेंगे, पहले होमवर्क लिख लीजिए।
देखिए पेज नंबर 83 निकालिए और क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज नंबर 3। तो उसमें देखिए आपका जो है कि क्वेश्चन नंबर 7 में 8 क्वेश्चन था, 8 क्वेश्चन है, और उसी क्वेश्चन को मैंने इससे पहले वाला में आपको बोला था कि गॉस जैकोबिस मेथड से इसको बनाइए। और आज के इस लेक्चर में है ना, मैं आपको कह रहा हूँ कि इसको अब आप गॉस जैकोबिस मेथड से बना चुके हैं, अब आप इसी को गॉस सीडल मेथड से बनाइए, जो कि आज मैं बताया हूँ। इसी मेथड से इन 8 क्वेश्चंस को बनाइए गॉस सीडल मेथड से, ठीक है। तो चलिए, आशा है कि ये सब चीज़ आप बनाएंगे। और होमवर्क अगर बुक नहीं लिए होंगे तो आप हमको मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पे, मैं इसको सेंड कर दूंगा फ़ोटो क्लिक करके, ठीक ना, इस क्वेश्चंस को। हाँ, और अगर सॉल्यूशन बोलिएगा सॉल्यूशन भी भेज दूंगा, लेकिन पहले आप कोशिश कीजिए। तो चलिए, आशा है कि आपको ये सब चीज़ समझ में आ रही होगी, है ना। और 1 मिनट मैं देख लेता हूँ, और टाइमिंग 1 मिनट देख लेता हूँ कि कितना हो रहा है, इसके बाद फिर मैं बोलूँगा। 25 मिनट हो गया है ऑलरेडी। तो हाँ, तो देखिए इसके बाद जो है कि आपको कुछ नहीं पढ़ना है इस चैप्टर में, ये चैप्टर आज ही कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद एक और टॉपिक है सक्सेसिव ओवर रिलैक्सेशन मेथड, लेकिन ये आपके एग्जाम में नहीं आता है और आपके सिलेबस में भी नहीं है, तो क्यों पढ़िएगा फालतू समय बर्बाद करने के लिए। तो ये इसको मैं बना के रखा हूँ, ठीक है। कोई अगर बच्चा बोलेगा कि मुझे समझना है तब मैं उसको समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन जनरली ये नहीं आता आपके एग्जाम में, तो फिर क्यों फालतू समय बर्बाद करोगे। और ये मैंने बना रखा है अपने टाइम में, एक्सरसाइज 3 को पूरा बना रखा हूँ, ठीक है, पूरा बना रखा हूँ, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा हूँ, एक एक चीज़ बना के रखा हूँ। तो मेरी तरह आप भी जो है कि बनाइए, ठीक है ना। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, मेरे तरह आप भी होइए, ठीक है, हर एक क्वेश्चन को बनाइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर, अच्छा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नहीं होगा, अब लेक्चर नंबर 1 होगा, ठीक है, नया चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 4 होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।